हेलो एंड वेलकम दोस्तों, प्यारे साथियों, आपका दोबारा से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया पार्ट, उसी से जो लास्ट कंटेंट हमने किया था उसी से आगे के टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। और आज के टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझिए लास्ट की वीडियो को देखते हुए, और आप देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक इतिहास। हमारा टॉपिक किस पर था? आधुनिक इतिहास पे संबंधित ही बातें। और आधुनिक इतिहास से संबंधित बातें होने के साथ साथ हम इसमें पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दैट मीन्स प्यारे साथियों, टॉपिक था हमारा INC। इसमें मैंने कुछ छोटी मतलब वन लाइनर टाइप में कुछ चीज़ें करा दी थी। जहाँ तक हमने किया था उससे आगे कोशिश करते हैं। हमने ये देखा था लास्ट, जितना मेरे को याद आ रहा है, 1896 में पहली बार ये राष्ट्रीय गीत गाया गया था। क्या गाया गया था हमारे द्वारा? इसमें गाया गया था राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत प्यारे साथियों कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम, जिसको मैंने बताया था कि इसके लेखक कौन है। राष्ट्रीय गीत के इसके लेखक कौन है? लेखक है साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये मैंने बात बताई थी। इसका समय कितना है? गायन समय कितना है? तो 65 सेकंड इसका गायन समय। मैंने लास्ट टाइम, आई होप सो आपको अगर याद है तो मैंने यहाँ तक बातें बताई थी, और आपको ये याद होगा कि यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर हो चुकी थी। इससे आगे चलते हैं। जब हम इससे आगे चले तो हमारा एक टाइम आता है 1905 का। 1905 में जो हुआ, बंगाल विभाजन हो गया। एक तो बंगाल विभाजन हो गया, और बंगाल विभाजन के साथ साथ ये जो बंगाल विभाजन हुआ था, यहाँ पर लिख लेंगे लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय भारत पर जो वायसराय थे प्यारे साथियों, वो थे लॉर्ड कर्जन। अब वायसराय भी समझ में आ गया, लॉर्ड कर्जन समझ में आ गया, बंगाल का विभाजन हो गया। इसमें एक व्यक्ति का पहली बार यहाँ पर नाम आता है INC में। पहली बार एक व्यक्ति यहाँ पर जिनका नाम आता है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इस व्यक्ति का नाम आता है। इस व्यक्ति का रोल आगे चलने के बाद बहुत अच्छा रोल होगा। अच्छा क्या होगा? एक तरीके से ये एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देंगे, या एक बहुत बड़ी घटना में इनका रोल होगा भारत के। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना का। अब समय आ जाता है 1907 में। चलते हैं हम 1907 के समय ऐसा हुआ कि INC में ना मतभेद होने लगे। INC में क्या होने लगे? मतभेद। आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि इनका आपस में बनी नहीं। कुछ लोगों का विचार होने लगा कि हमें भारत को आज़ाद कराने के लिए क्रांति करनी होगी, लड़ाई करने और आंदोलन करने होंगे, तब जाकर होंगे। कुछ लोगों का विचार था कि नहीं, आंदोलन से, हिंसा से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना होगा, हमें मतलब रुकना होगा, और हमें एक समूह बनाना होगा, एकजुट होना होगा, एक साथ होना होगा। इस बात को लेकर INC का विभाजन हो गया। INC का विभाजन। और जब INC का विभाजन हुआ तो ये दो हिस्सों में टूट गई। एक हिस्सा कहलाने लगा नरम दल, और दूसरा हिस्सा प्यारे साथियों कहलाने लगा गरम दल। एक हिस्सा कहलाने का नरम दल। नरम दल वाला हिस्सा एक्चुअल में INC ही था, और गरम दल वाला हिस्से में 3 व्यक्ति चले गए, लाल, बाल, पाल। कौन कौन से व्यक्ति चले गए? लाल, बाल और पाल। साथियों यहाँ थोड़ी सी बात ये समझे, लाल और बाल और पाल जो है, इनके आपसे नाम पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि लाल, बाल, पाल में पाल का क्या नाम है, या पाल निम्न में से कौन है? लाल, बाल, पाल में से बाल कौन है? इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब देख लेते हैं, अगर हम लाल की बात करें, लाल कौन है? तो लाल है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। जबकि बाल कौन है इसमें? बाल है इसमें बाल गंगाधर तिलक। बाल कौन है इसमें? बाल गंगाधर तिलक। और प्यारे साथियों पाल कौन है? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, इसमें पाल है। यहाँ तक आई, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लाल, बाल, पाल में पाल कौन है?
बाल कौन है और इसमें पाल कौन है। ये तीनों की तीनों बातें आपको समझ में आ गई। चलिए देखते हैं इससे आगे एक बार फिर। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा इस बात को थोड़ा सा आगे देखते हैं। लाल बाल पाल हो गए, इस बात को इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आईएनसी का विभाजन हो गया लाल बाल पाल में, गरम दल और नरम दल में हो गया, यानी कि एक उग्रवादी दल और एक आपका हो गया नरमवादी दल या विचारवादी दल, एक तरीके से नरम वाला। जब ऐसा हुआ, ऐसा होने के बाद अब हमारे दोस्तों इसमें बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद अब अगला अधिवेशन जो होता है वो होता है 1916 में। कब हुआ? 1916 नहीं, पहले आप 1912 का अधिवेशन देखो। 1912 में 1912 में जब अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन में क्या कहा गया? एक व्यक्ति थे जिसके मैंने अभी बताया था कि A.O. ह्यूम, स्टार्टिंग में कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी उसमें मैंने क्लियर किया और समझाया भी है कि A.O. ह्यूम। तो यहाँ पर A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता क्या दर्जा दिया गया? कांग्रेस का पिता, यहाँ तक दिख रहा है ना, कांग्रेस का पिता, कांग्रेस का पिता कहा गया। इसको क्या कहा गया? कांग्रेस का पिता कहा गया A.O. ह्यूम को 1912 के अधिवेशन में। इसके बाद जो नेक्स्ट अधिवेशन होता है वो होता है आपका 1916 में। 1916 का अधिवेशन हुआ। जो 1916 का अधिवेशन है, ये अधिवेशन, इसके ना 2-3 चीज़ें आप याद रखेंगे। एक तो याद रखेंगे कि ये अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। दूसरा आप इसमें ये याद रखेंगे कि ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ये अधिवेशन हुआ था बांकीपुर। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर पटना। ये होता है अधिवेशन बांकीपुर पटना, इसका पूछा जाता है, बांकीपुर पटना में हुआ था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम है A.C. मजूमदार। उनका क्या नाम है? A.C. मजूमदार। ये A.C. मजूमदार थे। इसमें हुआ क्या? इसमें 2 काम हुए। एक काम तो ये हुआ कि जो INC है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है INC, ये INC का जो विभाजन हुआ, ये INC का गठबंधन हो गया। दूसरा ये हुआ कि INC का जो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल और जो मुस्लिम लीग है, इनका आपस में समझौता होता है। और इस समझौते को कहा जाता है, जो इनका आपस में ये समझौता होता है, इस समझौते को लखनऊ समझौता कहते हैं। यहाँ पर लिख लो ये पॉइंट लगाकर कि नरम दल व गरम दल का गठबंधन, नरम दल व गरम दल का गठबंधन। एक तो बात ये हुई इसमें। दूसरी बात क्या हुई कि नरम दल, ठीक, और गरम दल, प्यारे साथियों, और एक है मुस्लिम लीग। एक क्या है? मुस्लिम लीग। इन तीनों का समझौता होता है और उस समझौते को कहा जाता है लखनऊ समझौता। उसको क्या कहते हैं? इसी के बाद होता है लखनऊ समझौता। दरअसल इस समझौते की खास बात क्या है? इस समझौते को क्यों पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है, ये बात एक बार समझे। एग्जाम में जब आपसे पूछता है वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ समझौता किस किस के बीच हुआ। अब वो कभी तो देता है नरम दल गरम दल इस फॉर्मेट में, कभी वो इन दोनों को कंबाइन करके INC लिख के दे देता है, कभी कभार वो इन दोनों को कंबाइन करके INC लिख के देता है। तो आपको दोस्तों ये बात याद रखनी है कि अगर ये पूछा जाए लखनऊ समझौता किस किस के बीच में हुआ, तो आप याद रखेंगे INC और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। अब इस समझौते का कारण क्या था और या इस समझौते की मांग क्या थी? मुस्लिम लीग के व्यक्ति चाहते थे निर्वाचन अधिकार। क्या चाह रहे थे? निर्वाचन अधिकार। ये चाहते थे कि निर्वाचन का अधिकार हो। इन्हें रहने के लिए अलग से जगह चाहिए थी, यानी कि इनको चाहिए था अलग स्थान, इनको अलग स्थान चाहिए था। कुछ ऐसी बातें इसमें कही गई थी मुस्लिम लीग के व्यक्तियों द्वारा, मुस्लिम लीग के सदस्यों द्वारा, कि हमें ऐसे ऐसे अधिकार चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए। ये कही गई थी इस समझौते में, जो लखनऊ समझौता हुआ। अब लखनऊ समझौते के बाद अब समय आ जाता है हमारे पास 1917 का। कब का समय आ जाता है? 1917। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा है। थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, रुकिए जरा। 1917 का समय आता है।
1917 का जब अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रही थी वो अध्यक्षता कर रही थी एनी बेसेंट। और जो एनी बेसेंट अध्यक्षता कर रही थी, इससे एक टॉपिक, एक लाइन बन जाती है क्वेश्चन की कि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष, आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष, और उसका क्या नाम है अध्यक्ष का? उसका नाम है एनी बेसेंट। आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष, उसका क्या नाम है? एनी बेसेंट। यहाँ पर अपने देश के झंडे की बात भी कही गई कि हमारे देश का फ्लैग कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, सारी बातें इसमें कही गई जो हमने यहाँ पर सुनी और मानी। अब इसके बाद आगे बात चलते हैं लेकर, और आगे चलने के बाद हम सीधा पहुंचते हैं 1924 में। 1924 में यहाँ पर लिखना, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं महात्मा गांधी, और ये कौन है? आईएनसी के अध्यक्ष। और यहाँ आईएनसी के जब ये अध्यक्ष बने तो क्वेश्चन एक इनसे भी तैयार हो गया कि आईएनसी के पहली बार अध्यक्ष, या महात्मा गांधी आईएनसी के पहली बार अध्यक्ष, ठीक है, महात्मा गांधी पहली और अंतिम बार अध्यक्ष, पहली और अंतिम बार अध्यक्ष बने। मतलब कि इसके बाद ये अध्यक्ष पद पर आए नहीं। आईएनसी के अध्यक्ष पद पर महात्मा गांधी 1924 के बाद कभी नहीं आए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी ने आईएनसी में पहली बार भाग कब लिया, सुनो बात को। महात्मा गांधी ने आईएनसी में पहली बार भाग कब लिया? भाग कब लिया? तो आपका आंसर होगा 1901। 1901 बेलग्राम के अधिवेशन में इन्होंने पहली बार भाग लिया था, लेकिन अध्यक्ष पहली बार बने थे 1924 में। और इसके बाद इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस जैसी सरकार नहीं बनाऊंगा, या कांग्रेस जैसे व्यक्ति को नहीं रखूंगा, और मैं अपनी एक खुद का गठबंधन करूंगा, अपने साथ लोगों को इस तरीके से जोड़ूंगा कि लोग इतने हो जाए कि मैं आईएनसी से ज़्यादा बड़ा समूह या बड़ी पार्टी इकट्ठा करूंगा, आईएनसी से बड़ी पार्टी बनाऊंगा। यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है ख़त्म। अब चलते हैं हम थोड़े से आगे, 1925 का समय आ जाता है। 1925 के समय देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। 1925 में आईएनसी की अध्यक्षता कर रही थी एक महिला, और प्यारे साथियों उस महिला का नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद भी है और पता भी है। मैं मेरे बताते के साथ ही आपको अच्छे से याद आ जाएगा, बिल्कुल। देखिए, बताइए जरा, एक बार बताने की कोशिश करिए, याद करने की, कौन हो सकती है वो महिला। फिर मैं बोलता हूँ कौन होगी महिला वो, बताओ जरा, बताओ कौन होगी। 1925 में जो अध्यक्ष कर रही थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था उनका? उनका नाम था सरोजनी नायडू, जो अध्यक्षता कर रही थी। यहाँ पर इनके बारे में लिखेंगे, आईएनसी की दूसरी, सेकंड महिला अध्यक्ष, आईएनसी की सेकंड यानी कि दूसरी महिला अध्यक्ष। एक ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, आईएनसी के बारे में आप ये याद रखेंगे, इसकी महिला। इसी के कहने पर एक व्यक्ति थे, एक गीत गाया गया, एक मिनट दे जरा। इसी के कहने पर यानी कि सरोजनी नायडू के कहने पर एक गीत गाया गया इसी समय पर। वो गीत था विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, लिख लेंगे। गीत गाया गया, गीत गाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक, तो आंसर होगा श्यामलाल। कौन है इसके लेखक? श्यामलाल ने इसको लिखा है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक कौन है प्यारे साथियों? श्यामलाल। विजय विश्व तिरंगा कब गाया गया? 1925 में। किसके कहने पर गाया गया? सरोजनी नायडू के कहने पर गाया गया। सरोजनी नायडू आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है,
जबकि आईएनसी की दूसरी महिला अध्यक्ष है, पहली मैंने अभी बताई एनी बेसेंट है। इससे आगे चलिए, ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है। भारत की भी प्रथम ही है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, दूसरी महिला राज्यपाल होगी, प्रथम महिला राज्यपाल होगी और भारत की भी होगी। इसको किस नाम से जानते हैं? उपनाम। इसका उपनाम क्या है? इसे कहते हैं भारत की कोकिला। क्या कहा जाता है इसको? भारत की कोकिला। इनको कहा जाता है भारत की कोकिला, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको? नाइट एंगल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू को कहा जाता है। 1925 के बाद, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चले और आगे चलने के बाद देखिए बात को, तो 1925 के बाद यहां पर 1929 का समय आ गया। किसका? 1929। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें क्या बात रखी गई? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखा गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखा गया। देखो आगे हमारा टॉपिक चलेगा। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का मतलब यहां पर यह है कि स्वराज, अपने राज, अपने देश के अपने अधिकारों की बात कही गई कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखा गया। अपने अधिकारों की बात कही गई कि हमारे अधिकार ऐसे होने चाहिए और इन अधिकारों के बारे में मांग रखी गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकारों की या मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले कब रखी गई, तो ये रखी गई 1931। 1931 ये हो रहा था कराची में अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ पर मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम आईएनसी में मांग, यानी कि आईएनसी में, कांग्रेस में पहली बार मूल अधिकारों की मांग कब रखी गई? 1931 में। किस व्यक्ति ने रखी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी। अधिवेशन कब हुआ? ये कराची में अधिवेशन हुआ और 1931 में ये अधिवेशन होता है। अब इतना होने के बाद यहाँ से 1939 के समय, बस यहाँ छोटी सी बात याद रखेंगे, 1939 में गांधी जी ने अपने नेतृत्व में किसी को आईएनसी का अध्यक्ष चुनाव पद के लिए उठाया, लेकिन उस चुनाव पद में वो हार जाते हैं और हारने के बाद उस चुनाव पद में जो जीत जाते हैं वो जीत जाते हैं एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस के जीतने के बाद महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि ये हार इस व्यक्ति की नहीं, ये हार मेरी है। ये हार इस व्यक्ति की नहीं, ये हार मेरी है। इसीलिए 1939 में एससी बोस ने अध्यक्षता छोड़ी और अध्यक्षता छोड़कर क्या किया? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की नींव रखी, पार्टी की स्थापना। ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसकी है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब होती है? 1939 में होती है। यहां पर आप ये बात याद रखेंगे। 1939 के बाद अब ये समय चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का। कौन सा चल रहा है समय? ये चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चलता है। अब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलने के दौरान जो अब 1939 में इसके बाद अध्यक्ष बनेंगे, 1939 से लेकर 1945 तक आईएनसी के जो अध्यक्ष बने उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। उनका क्या नाम है? अबुल कलाम आज़ाद। इनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद, याद रखेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक बात लिख लेंगे, ये जो अबुल कलाम आज़ाद है, यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये यानी कि अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बोल रहा हूँ भाई। यहाँ से बात मैं स्वतंत्र भारत के
स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? अबुल कलाम आजाद। दूसरा इन्हीं के बारे में फैक्ट याद रखेंगे कि आईएनसी के सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष, आईएनसी के सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष रहे हैं अबुल कलाम आजाद। देख लीजिए, समय है 1939 से लेकर 1945 तक। जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा तब तक ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। 1939 से 1945 के बीच तक ये इसके अध्यक्ष रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अच्छा जी, अब अगर हम बात करें आईएनसी के सबसे ज्यादा अधिवेशन, आईएनसी के सबसे ज्यादा बार अधिवेशन, यानी कि जो ये सम्मेलन हुए हैं, अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं? तो अधिवेशन सबसे ज़्यादा होते हैं कलकत्ता में। कहाँ पर हुए? कलकत्ता में। अगर पूछा जाए कितनी बार, अगर हमसे बात पूछ ले कितनी बार, तो याद रखोगे 10 बार। सेकंड पोजीशन पर कौन है जहाँ पर हुए? तो ये है मद्रास और बम्बई। मद्रास और बम्बई। और कितनी बार होते हैं? 7 बार। कितनी बार होते हैं? 7 बार। क्लियर है बात यहाँ पर? अब देखते हैं स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष कहाँ लिखी है बात? यहाँ लिख दूं मैं जरा, हाँ यहाँ देख लेंगे, मैं लिख देता हूँ ये बात। स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष, स्वतंत्रता के समय जो आईएनसी के अध्यक्ष थे उनका नाम था जेपी कृपलानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं दोस्तों, आप एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ इस कंटेंट के जो कंटेंट आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बोर्ड पे एक एक बातें लिखवा रहा हूं आप लोगों को, इसको आप क्या काम करें, कॉपी पर नोट करें। और आप जितने भी एग्जाम देते हैं या देने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट एक बार ले आए उठाकर, और प्रैक्टिस सेट लेकर आने के बाद देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं, जो कंटेंट ये कराया जा रहा है, ये कंटेंट देखो आपको सभी को पता है जीके एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। इस ब्रॉड सब्जेक्ट में बातें उतनी ही बताई जाती है और उतनी लिखवाई जाती है जितने उस लेवल की हो। मान के चलो आप कह रहे हो कि जी मेरे को तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ये कुछ नहीं है भाई, ये बहुत कम डाटा है, बहुत कम क्या, 0 डाटा है। सीजीएल में इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन सफिशिएंट नहीं है। जबकि 12th लेवल पर आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स के लिए इतना रिलेवेंट कंटेंट है, आर्मी के लिए, आर्मी क्लर्क, जीडी और टेक्निकल जो ये एग्जाम्स है, या एसएससी जीडी, एचसीएल, एसएससी एचसीएल, एलडीसी, जो ये एग्जाम्स है, एमटीएस या डीएसएसबी, एक्स्ट्रा जितने भी एग्जाम्स हैं जो 12th लेवल के बेस पर आते हैं, या जो वनडे एग्जाम जो 12th लेवल के बेस पर आते हैं, उनके लिए रिलेवेंट कंटेंट है। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी से कि आज का कंटेंट, आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ ये रिलेवेंट कर रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए धन्यवाद।